अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान छाए जंग के बादल तो बहुत हद तक कम हो गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से धमकी आमेज बयानात का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन और मुज़ाकरात का पैगाम दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने थर में खिताब करते हुए एक बार फिर भारत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, इसीलिए भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट को रिहा किया गया। बार बार हमने पैगाम पहुंचाया कि हम अमन चाहते हैं। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। हमने फैसला किया कि जो भी आप अगर पुलवामा में आपके कैजुअल्टीज हुई हैं तो जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तब हमने एक ही उसको भी मैंने ये कहा कि बर्रे सगीर में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। हमें चाहिए कि हम मिलके अब आपस में अपने मसले हल करें, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, तिजारत हो, ताकि हम गुर्बत कम कर सकें। गुर्बत खत्म करने की बातें हैं और गुर्बत खत्म करने में मुकाबला करने की बातें हैं 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी करते थे, मगर अब क्योंकि भारत में इलेक्शन है तो पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, मगर भारत की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में पैगाम कुछ और ही आ रहा है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस वक्त भारत को अमन का पैगाम दे रहे थे, उसी दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी गाजियाबाद में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। लेकिन अपने खिताब में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने दहशतगर्दी के हमले पर पाकिस्तान से जवाब नहीं मांगा, लेकिन वो खामोश नहीं रह सकते क्योंकि भारत का हर शहरी पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहने की बजाय अपने उन सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया जो पाकिस्तान पर किए गए उनके सर्जिकल स्ट्राइक के हमले का सबूत मांग रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और जहां जा रहे हैं इस तरह के बयानात दे रहे हैं, जो बयानिया वो बना रहे हैं, इलेक्शन के बाद वो जीते या कोई और, जब अवाम में ये बयानिया बाकायदा तौर पर सरायत कर जाएगा तो उसके बाद इसको रिवर्स कैसे किया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमन के पैगाम का खैर मकदम नहीं कर रहे, मुसलसल धमकी आमेज लहजा अख्तियार किया हुआ है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी भारत को खबरदार किया है और आज अपने खिताब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अमन के पैगाम को कमज़ोरी ना समझा जाए। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क को गुलाम बना लेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई सुपर पावर हो, मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं और मेरी कौम आखिरी गेंद तक अपनी आजादी के लिए लड़ेगी। पिछले 10-15 साल में उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, हमारी फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। इसलिए किसी किस्म का अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलत फहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहां से जवाबी कार्रवाई होगी। दोनों ममालिक के दरमियान 14 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहने वाले जंगी माहौल ने कई सवालात उठा दिए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इसी तरह की सूरत हाल, किसी भी किस्म की सूरत हाल को मुस्तकबिल के तनाजुर में खतरनाक करार दिया जा रहा है और मौजूदा कशीदगी पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है। किसी भी नए तनाज़े की सूरत में इस कशीदगी को खतरनाक समझा जा रहा है। इस बारे में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में भी खदशात जाहिर किए हैं और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कहा गया है कि शुमाली कोरिया के बढ़ते हुए एटमी असलहे पर हालिया तवज्जो कम हो गई है। हकीकत यह है कि पाक भारत तनाज़े के तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान एटमी हथियारों के इस्तेमाल का सबसे ज्यादा इम्कान है। इदारे के मुताबिक दुनिया में एक दूसरे के सबसे ज्यादा मुखालिफ पड़ोसी ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर मुहाजराई हुई, जो गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान की सख्त तरीन मुहाजराई थी। खुशकिस्मती से कशीदगी कम करने का बेहतर फैसला कर लिया गया, लेकिन इस वजह से होने वाली खामोशी मसले का हल नहीं। जब तक कि भारत और पाकिस्तान अपने बुनियादी तनाज़े से निपटने से इनकारी रहेंगे, जो कि कश्मीर का मुस्तकबिल है, तो इन्हें इस वक्त तक गैर मुतवक्के और मुमकिना तौर पर खौफनाक नताइज का सामना रहेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक 70 साल में 3 जंगें लड़ने वाले दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल आसानी से खराब हो सकती है। सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौज तैयार है, हुकूमतों के दरमियान डायलॉग ना होने के बराबर है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। अमरीकी अखबार के इदारिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट को वापस भेजने का फैसला
जज्बा खैर सगाली के तौर पर देखा गया। उन्होंने मुज़ाकरात का कहा और पुलवामा हमले की तहकीकात का वादा किया। इससे नरेंद्र मोदी को भी मौका मिला कि वो कशीदगी में मजीद इजाफा ना करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक 1999, 2002 और 2008 में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, फिर जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने किरदार अदा किया, मगर ट्रंप इंतजामिया ने कशीदगी में कमी से मुताल्लिक इस वक्त बयान देने से ज्यादा कुछ नहीं किया। इदारिये में कहा गया है कि पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए ट्रंप का बतौर सालिस किरदार नजर नहीं आता, क्योंकि तिजारती मुफादात सामने रखकर ट्रंप ने अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान के खिलाफ और भारत की जानिब कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोनों मुमालिक में होने वाली आइंदा मुहाजराई शायद इतनी खामोशी से खत्म ना हो और आलमी दबाव के बगैर तवीलुल मुद्दती हल का इम्कान नहीं है, और दोनों मुमालिक में एटमी जंग का खतरा बदस्तूर मौजूद है। अमरीकी अखबार पाक भारत कशीदगी के हवाले से खदशात का इज़हार कर रहा है। इस कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से कुछ अहम दौरे भी हुए हैं, मगर वो दौरे सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। अपने दौरे में उन्होंने भारत से कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और दोनों ममालिक के दरमियान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सऊदी अरब की हिमायत का यकीन दिलाया। जबकि इससे पहले चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा और लग्ज़मबर्ग के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अब पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में इन गैर मुल्की रहनुमाओं के दौरों पर बात हम करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, बहुत सारे वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए, मगर पाकिस्तान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि हम चाहते हैं, हम मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। अब ये जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर भारत में मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिफारती सन्नाटा है, कोई वहाँ नहीं जा रहा है। तो पाकिस्तान जो विजिट्स हैं मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स के, वो किस तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं कि एस्केलेशन ना हो और भारत एस्केलेट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान तो एस्केलेशन नहीं करना चाह रहा और ये सब पाकिस्तान आ रहे हैं, भारत नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि समझने की कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। ये उनकी सियासी मजबूरी है, मोदी सरकार की मजबूरी है और उन्हें इलेक्शन तक ऐसा ही करना है और हमें इसका पहरा भी देना होगा कि सिर्फ ये बयानों तक रहे और कोई और वो हरकत न करें। लेकिन दुनिया आज उन पर खासी दबाव डाल रही है कि वो इस किस्म की एस्केलेशन में ना जाए। आपके इल्म में है कि बहुत से लोग यहाँ भी आ रहे हैं और वहाँ जाने का इरादा भी रखते हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम भी लिए हैं और पाकिस्तान ने बड़ा मुनासिब और जिम्मेदाराना रवैया भी इख्तियार किया है। दुनिया मुतरफ हो रही है। देखिए, पहले वो मकामी नैरेटिव उनको अपने हाथ से खो चुके हैं और अगर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो इंटरनेशनल नैरेटिव भी वो अपना गंवा बैठेंगे। इस सिनेरियो में ये बताएगा कि जो वज़ीर ख़ारजा आए, सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, क्योंकि खबर आई थी कि पहले वो पिछले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे फिर भारत जाएंगे, मगर वो ना पाकिस्तान आए ना भारत गए, फिर वो पाकिस्तान तो आए भारत नहीं गए। तो क्या भारत इस वक्त मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि सिफारती सन्नाटा है, वो कोई गारंटी नहीं देना चाहता किसी को, क्या मामला है? जी, वो तशरीफ लाए, पाकिस्तान आए और हमारी बहुत उम्दा, बहुत अच्छी नशिस्त हुई, बहुत अच्छा तबादला ख्याल हुआ। मुझसे भी मिले, वज़ीर आज़म से मिले, आर्मी चीफ से मिले और वो फिर लौट गए और पीर के रोज वो इंशाल्लाह भारत जाएंगे। सब जब पीर के रोज़ वो भारत जाएंगे तो उन्होंने कोई कहा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर उनका पैगाम दिया है, वो भारत जाएंगे तो भारत को भी डी एस्केलेट करने का कहेंगे, किरदार अदा करेंगे, कोई ऐसी बात हुई? देखिए शाहजेब, हमने उन्हें जो इक़दाम हमने उठाए थे, डी एस्केलेटरी इक़दाम मैंने उनसे शेयर किए। इनफैक्ट मैंने उनको इन राइटिंग दिया इक़दाम जो पाकिस्तान ने लिए हैं, उठाए हैं। मेरी जब उन्होंने इक़दाम हमने जो उठाए उन्होंने पढ़े और हमारी गुफ्तगू सुनी तो मुझे वो बहुत मुतमईन दिखाई दिए। अच्छा, फिर ये बताइएगा, आपने ही कहा था कि अमेरिका ने इस मौजूदा सूरत हाल को डी एस्केलेट करने में किरदार अदा किया, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान से भी बात की गई वहाँ से, और फिर वहाँ की वज़ीर ख़ारजा और अजीत दोवल से भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी बात की, 2 लोगों से वहाँ पर बात की। मगर भारत
ये मानने को तैयार नहीं है। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर सिफारती तौर पर कोई नहीं जा रहा, मगर वो ये ऐसा भी कोई बयान नहीं दिया गया कि जी किसी तीसरे फरीक ने कोशिश की है इस मामले को कम करने की और किरदार अदा किया है या मामला कम हो गया है। तो ये जो खामोशी है वहाँ से आप समझते हैं किसी भी खतरे को जन्म दे सकती है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा इकदाम भारत की तरफ से तवक्को की जा सकती है जो खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, मैं उसको रूल आउट तो नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी मजीद हरकत नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट में अगर वो करेंगे तो गलती करेंगे, और अगर वो करेंगे तो उन्हें इंटरनेशनल कोई हिमायत या सिंपैथी नहीं मिलेगी। और जो पहले उनको एक सिंपैथी मिली थी, लोगों ने ये तसव्वुर किया था कि वहाँ 44 के करीब अमवात हो गई हैं और एक हमला हुआ है और दुनिया ने कंडेम भी किया था। अगर भारत इस किस्म की एस्केलेशन करता है तो भारत को मैं समझता हूँ सफारती सतह पर नुकसान होगा। सब एक बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया हो या फिर जो मुख्तलिफ डिग्नेटरीज आए पाकिस्तान, या फिर आपसे जिनकी बात हुई है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं, अमन के पैगाम की तारीफ़ कर रहे हैं, भारतीय पायलट को रिहा किया उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान ने हाउस इन ऑर्डर करने के लिए इस वक्त कलदम तंजीमों पर जो क्रैक डाउन किया है उसके दूररस नताइज आएँ, क्या उसकी भी वो तारीफ कर रहे हैं क्या, ताकि एफएटीएफ में पाकिस्तान को मुश्किलात ना हो? जब आपकी उनसे बात हुई तो वो पाकिस्तान के इन इकदामात की भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि भारत इसी को केस बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, ये पाकिस्तान तो ये फैसला कर चुका था नेशनल एक्शन प्लान में, शिक 3 उसकी देखिए आप 2014 में, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इसको अमली जामा नहीं बनाया। जो इकदाम उनको उठाने थे वो नहीं उठा सके। इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर जाता है और दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है कि जो इत्तफाक राय हुआ था कौमी, उसको ये हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में अमली जामा पहना रही है। और शाह साहब, आखिर में बताइएगा, जो भारत की तरफ से डोजिए दिया गया था और दावा किया कि हमने सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं, पाकिस्तान ने कहा हम इसका जायजा लेंगे, मुकम्मल ताउन करेंगे, अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचा है पाकिस्तान उन सबूतों के हवाले से, उस डोजियर के हवाले से? डोजियर को हमने एग्जामिन किया है, कर रहे हैं, और उस पर हम अपनी राय इस वक्त मुरतब कर रहे हैं। हमारा इन हाउस प्रोसेस जारी है, जैसे मुकम्मल हो जाता है फिर आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत का दावा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल हो रहा है, इन नुक्तों पर भी अमल हो रहा है जिन पर माजी में अमल नहीं किया गया। साफ अल्फाज में हुकूमत कह रही है कि अब किसी भी मुसल्लह ग्रुप को मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी जगह पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज थर के दौरे के मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक था कि मुसल्लह जमातों को काम नहीं करने देना, मगर बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं हो सका, अब होगा। पाकिस्तान में अब किसी मुसल्लह ग्रुप को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सारी पाकिस्तान की पार्टीज ने फैसला किया कि हमने इस मुल्क में किसी भी आर्म मिलिशिया को हमने आगे से फंक्शन नहीं करने देना। बदकिस्मती से इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई हमने फैसला किया कि हम इसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करेंगे। हम ये काम कर रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी। ग्रुपों में से लोग हैं जिन्होंने फलाई काम भी बड़ा किया है, आप उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जमीन किसी किस्म की दहशतगर्दी मुल्क से बाहर ये हुकूमत इजाजत नहीं देगी। कई ग्रुप्स हैं, मुझे पता है कि वो पहले ही उनकी ये जो मिलिटेंट विंग खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी जब तक हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, एक जिम्मेदार मुल्क है, हम किसी किस्म के मिलिटेंट ग्रुप को अब अपने मुल्क में नहीं फंक्शन करने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल हो रहा है। इस हवाले से कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई और आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया। एसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने नेशनल एक्शन प्लान 2014 की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए दूसरे रियासती इदारों को मुकम्मल मुआवनत देने की हिदायत की और कहा कि पॉलिसी और ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत की सवाबदीद रहेगी। सिविल और अस्करी क़यादत इस मामले पर मुत्तफिक है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कलदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
इस हवाले से कलअदम जमातों के अफराद को हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है। इन जमातों के जेर इंतजाम इदारों का कंट्रोल हुकूमत अपने हाथ में ले रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि यह सारी कार्रवाई इत्तफाक़े राय से की जाएगी। अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है जिसकी मौसर निगरानी की ज़रूरत है और ये काम वजारत दाखिला का है। मगर मसला यह है कि यह कलमदान, वजारत दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास और भी बहुत से काम होते हैं। इसी तरह वजारत दाखिला भी अहम वजारत है, फुल टाइम जॉब है। इस वजारत के मामलात पर मुकम्मल तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियत इस अहम काम को मुतासिर कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला मौजूद हैं मगर वो फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है और ये मामला सिर्फ वफाक तक महदूद नहीं है बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी यही सूरत हाल है। जबकि बलूचिस्तान में भी गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को मीर ज़ियाउल्लाह लांगो को सूबाई वज़ीर दाखिला बनाया गया है और उन्हें यह वजारत जंगलात और जंगली हयात के महकमों की वजारत लेकर दी गई है। अब अहम बात यह है कि पुलिस और सूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर अहम मामलात वजारत दाखिला देखती है और इतनी हसास नौइयत के मामलात पर नज़र रखने के लिए एक मुस्तकिल वज़ीर की ज़रूरत होती है। लेकिन वफाक और 3 बड़े सूबों में मुस्तकिल वज़ीर दाखिला ही मौजूद नहीं है। वफाक में वजारत दाखिला वज़ीर आज़म के पास है, दीगर 3 सूबों में भी वज़ीर आला इन मामलात को देखते हैं और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उसके बाद से IG इस्लामाबाद, 2 IG पंजाब और IG खैबर पख्तूनख्वा तब्दील हो चुके हैं। इसमें से कुछ तबादलों के हवाले से तनाज़ा भी खड़ा हुआ है। इसके अलावा और बहुत से फैसले किए गए। इन तमाम तब्दीलियों के दौरान वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुस्तकिल वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं है। अब अहम कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये वजारत भी इन अहम कार्रवाइयों में उतनी ही अहम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जो जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है, असर डाल सकती है। कौन सी है गिरफ्तारी, क्या असर डाल सकती है? पंजाब के बाद अब सिंध से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बाद वहां से अहम सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां सामने आई थी, तो क्या अब सिंध के सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं? क्योंकि नैब ने सिंध के एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार किया जिसका बराह रास्त ताल्लुक जाली अकाउंट्स केस से बन सकता है, जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को मरकजी मुल्जिम करार दिया जा रहा है। नैब ने आज सिंध के सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार किया और एहतसाब अदालत से 13 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है। आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी के बाद नैब ने एक एलामिया भी जारी किया जिसके मुताबिक मुल्जिम आफ्ताब मेमन को ऐसे केस की तहकीकात से मुताल्लिक गिरफ्तार किया गया है जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर मुलव्विस हैं। साथ ही इस तहकीकात में वो लोग भी शामिल हैं जो जाली अकाउंट्स केस में अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकार की जमीन को MS पिंक रेजिडेंसी नामी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट में मुलव्विस हैं। नैब एलामिये के मुताबिक नैब को शुबा है कि आफ्ताब मेमन ने सिंध गवर्नमेंट की लैंड कमेटी के दीगर अराकीन की मिली भगत के साथ मलीर डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर 40 और 33 और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर 31 और 47 की 7 एकड़ जमीन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया, जिससे सरकारी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आफ्ताब मेमन को जाली अकाउंट्स केस से किस तरीके से उनका ताल्लुक जोड़ा जा सकता है और नैब आफ्ताब मेमन से क्या तहकीकात करने जा रही है, और सबसे अहम ये कि पिंक रेजिडेंसी किसकी मिल्कियत में है। इस हवाले से GIT रिपोर्ट में अहम तफसीलात दी हुई हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ एक बार आफ्ताब मेमन का जिक्र हुआ है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। GIT रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 103 में लिखा है कि असलम कुरैशी नामी शख्स ने 2014 में 7 एकड़ ज़मीन की रेगुलराइजेशन के लिए दरख्वास्त की। जब सिंध के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त कबूल करते हुए जालसाजी के जरिए 7 एकड़ ज़मीन को, जो स्कीम 33 के कम कीमत इलाके में थी, इसे सेक्शन 40 में मुंतकिल कर दिया जो गुलिस्तान जौहर में महंगा इलाका है। GIT ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि यह बात काबिल गौर है कि जालसाजी से ज़मीन मुंतकिल करने से पहले ही असलम कुरैशी ने गुलिस्तान जौहर की ज़मीन को एक मुआहदे के तहत पिंक रेजिडेंसी को मुंतकिल कर दिया जो अब्दुल जब्बार नामी शख्सियत की मिल्कियत में है, जबकि रेगुलराइजेशन के लिए जो फीस अदा की गई है वो उमैर एसोसिएट्स के जाली अकाउंट से की गई है। साथ ही GIT के दावे के मुताबिक अब्दुल जब्बार यूनुस क़ुदवाई के भाई हैं, जबकि यूनुस क़ुदवाई पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। GIT ने दावा किया है कि पिंक रेजिडेंसी नामी कंपनी आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी है। GIT रिपोर्ट में लिखा है कि सेक्टर 31 और 47 की जो बाकी 23 एकड़ ज़मीन थी वो भी मई 2018 को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध आफ्ताब मेमन ने सिंध हुकूमत के दबाव से असलम कुरैशी को मुंतकिल की। हालांकि सिंध गवर्नमेंट की लैंड कमेटी अगस्त 2017 को तहलील हो चुकी थी, यानी कमेटी तहलील होने के बाद तकरीबन 10 महीने बाद ज़मीन की मुंतकली की गई। अब ये वो दावे हैं जो GIT ने किए हैं जिसमें बराह रास्त आसिफ जरदारी का नाम जुड़ा हुआ है
और आफ्ताब मेमन की आज नैब की तरफ से गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स केस में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि खुद नैब अदालत में दावा कर चुकी है कि उसे जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात मुकम्मल करने के लिए ये गिरफ्तारी करना पड़ी। आज नैब ने मुलजिम आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया और समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुलजिम ने बहुत सारा रिकॉर्ड छुपा रखा है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बगैर ये रिकॉर्ड निकलवाना मुमकिन नहीं था और जाली अकाउंट्स की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने के लिए यह गिरफ्तारी जरूरी थी, जिस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपको रिमांड क्यों चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मजीद तफ्तीश के लिए दस्तावेजात हासिल करनी है। मुलजिम आफ्ताब मेमन के कब्जे में रिकॉर्ड है। इस मौके पर जज ने मुलजिम आफ्ताब मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप आगे आ जाएं, बताएं क्या कहना चाहते हैं, आखिरी इस्तदा सुन लेते हैं, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाएं। जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि जमीन अलॉट करने वाली कमेटी के दीगर मेंबरान को भी शामिल तफ्तीश करें। मुलजिम का एतराज है कि सिर्फ उन्हें नामजद क्यों किया गया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाकी अराकीन से भी तफ्तीश जारी है। जिसके बाद अदालत ने मुलजिम आफ्ताब मेमन को 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अब यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जाली अकाउंट्स केस बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। आफ्ताब मेमन के हवाले से नैब क्या सोच रहा है, JIT के मामलात कहां जा रहे हैं, बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया, शुरू से आपने इस जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ये अहम पेशरफ्त है कि JIT ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जायदादों का जो स्कैनिंग रिकॉर्ड है उस हवाले से भी मामलात आगे बढ़ाए हैं। ये आप बताइएगा, आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स में क्यों अहम है? शाहजेब, जाली अकाउंट केस में आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी एक बहुत अहम समझी जा रही है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो जो दूसरी मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने जा रहा है, उसमें 6 केसेस को रेफरेंसेस के तौर पर फास्ट ट्रैक के तौर पर कंप्लीट किया गया है। उसमें जो रेफरेंस नंबर 3 है, हमारे ज़राए का कहना है, उसमें आफ्ताब मेमन और 4 और किरदार हैं, नामजद मुलजिम हैं, जिसमें यूनिस कोदवाई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा अब्दुल जब्बार हैं। आफ्ताब मेमन का रोल उसमें बहुत अहम है। उस रेफरेंस का नाम पिंक रेजिडेंसी है, जिसमें इन्होंने एज एक अहम ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो ग्रेड 21 के लैंड यूटिलाइजेशन के हुकूमत सिंध में एक ऑफिसर हैं। उन्होंने उस वक्त 23 एकड़ एक ज़मीन जो है उसको रेगुलराइज किया था गैर कानूनी तौर पर। मुबैना तौर पर ये बताया जाता है कि 30 एकड़ का मामला है, जिसमें 7 एकड़ ये तमाम ज़मीन डिस्ट्रिक्ट मलीर में है और इसमें 5 से 6 अरब रुपए के हुकूमत को या सिंध हुकूमत को नुकसान हुआ था। उसमें गिरफ्तारी का मामला ये है आफ्ताब मेमन का कि आफ्ताब मेमन को कल यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया था नैब की तरफ से और इसके पास तमाम तर वो तफसीलात हैं, क्योंकि गुज़श्ता 12 साल से ये लैंड के तमाम इश्यूज़ को, उसकी रेगुलराइजेशन को हुकूमत सिंध में देख रहे थे। आफ्ताब मेमन को पहले ही नैब इन्वेस्टिगेशन उसकी कर रहा है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर नैब का ये ख्याल है इन्वेस्टिगेशन में कि उसने एक ज़मीन को ट्रांसफ़र किया था KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट ज़मीन को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया था, जो बाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को दी गई थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल हो गई आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी से। अब देखते हैं कि नैब कोई ताल्लुक जोड़ भी पाता है या नहीं, मगर JIT के और मामला कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं? JIT काम कर रही है, क्या मामला आगे बढ़े हैं अभी तक? शाहजेब, दोबारा JIT ने बरकरफ्तारी से काम शुरू किया है। उसमें हमारे ज़राए का ये कहना है कि 11 डिपार्टमेंट जो सिंध के हैं, उन्होंने जो मतलूबा रिकॉर्ड था वो अभी तक उनके हवाले नहीं किया है। SCCP ने तमाम रिकॉर्ड दे दिया है मुख्तलिफ उसका, और साथ ही एक बहुत ही अहम दूसरी दफ़ा असलम मसूद ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। नैब की टीम ने भी उससे पूछताछ की है, साथ उसने JIT को भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, उसकी भी बहाल हो रही है। और साथ ही नैब ने इंटरेक्शन की है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस से यूनिस कोदवाई के बारे में, जो एक अहम किरदार है
और इस वक्त मुल्क से बाहर है। और यूनुस कुदवाई, असलम कुरैशी और आफ्ताब मेमन और अब्दुल जब्बार, ये वो किरदार हैं जिनका मुबैन तौर पर JIT का ये दावा है। उसका अगर आप एनेक्सेस 86, 87, 88 और 89 पढ़ें और साथ ही पेज नंबर 132 पर जो तमाम तफसीलात लगाई गई हैं, लैंड का रिकॉर्ड भी लगाया गया है कि ये तमाम तर लोग साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एज ए फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहे थे। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि फ़ेक अकाउंट केस में आफ्ताब मेमन का इसलिए अहम रोल भी है कि 5.5 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो लैंड की रेगुलराइजेशन के हवाले से। A1 इंटरनेशनल कंपनी जो कि मजीद फैमिली की है, इसके अलावा उमैर एसोसिएट्स की, इन फेक अकाउंट से पैसे रेगुलराइजेशन के लिए पे किए गए थे। बहुत शुक्रिया जाहिद गिचकोर, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब देखना होगा कि नैब किस तरीके से इस अहम गिरफ्तारी का ताल्लुक जाली अकाउंट्स केस से जोड़ पाता है। जाली अकाउंट्स केस में आज एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है कि JIT ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जायदादों का स्कैनिंग रिकॉर्ड इंस्पेक्टर जनरल माइक्रोफिल्मिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध से तलब कर लिया है और उन्हें रिकॉर्ड समेत पेश होने का हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दबाव बढ़ा है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की JIT तेजी से तहकीकात कर रही है और दूसरी तरफ से नैब की जानिब से भी अहम गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में सिंध के अहम ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान मुश्किल में आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके वालिद ने आपको भी फंसा दिया। यू टर्न लेना अच्छी बात है, अगर आप लोग करप्शन पर यू टर्न ले लेते तो आज अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते। बिलावल भुट्टो, अगर तुम जद्दोजहद करते तो तुम्हें पता चलता कि लीडर जद्दोजहद में यू टर्न करता है अपने मकसद पे पहुंचने के लिए। अगर आप उस वक्त करप्शन से यू टर्न कर जाते तो आज आप अदालतों के अंदर ना फिर रहे होते। वो टाइम था यू टर्न करने का। और वालिद साहब ने आपको भी फंसा दिया है, नाम तो आपका भी आ गया फेक अकाउंट्स में। तो यू टर्न बिलावल कई दफा बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़ी मुश्किलों से बचा देती है। ये जवाब दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। पिछले दिनों तकरीर की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मैं नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार नहीं हूँ, हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करेगा। उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ये आपने अगर यू टर्न लिया तो ये एक अच्छा यू टर्न है। यू टर्न के हवाले से जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने यू टर्न को जस्टिफाई किया है, तनकीद उन पर होती रहती है, तो उसका आज जवाब उन्होंने दिया कि अच्छा होता कि आप करप्शन पर यू टर्न ले लेते तो आपके वालिद साहब ने आपको भी फंसवा दिया है। मुल्की सतह पर एक बार फिर जाली अकाउंट्स केस की बात हो रही है और उस वक्त बात हो रही है जब सिंध के एक ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी सामने आई है जिस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की और उनमें से कुछ ज़मीनों का ताल्लुक एक ऐसी कंपनी से है जो JIT के दावे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की फ्रंट कंपनी है। अब आसिफ जरदारी साहब और इसके अलावा फरियाल तालपुर साहिबा पहले ही मुश्किल में नजर आए थे। जाली अकाउंट्स केस की JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि 16 रेफरेंसेस के हवाले से देखे और नैब खुद फैसला करे। नैब इस हवाले से कार्रवाई कर रहा है और अब नैब की दरख्वास्त पर यह अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। तो देखना होगा कि आसिफ जरदारी साहब की मुश्किलात इसमें बढ़ेंगी या फिर कम होगी। और क्योंकि ब्यूरोक्रेट सिंध के हैं तो कहीं सिंध हुकूमत भी इसमें मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि पंजाब में पहले ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी हुई थी, फिर सियासतदानों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद सिंध में कुछ अहम सियासतदानों की गिरफ्तारी अमल में आ सकती हैं? ये सवाल बहुत अहम है। आज उस सिंध को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस सिंध की काविशों और कामयाबियों का एतराफ़ किया जा रहा है जो औरत है और मजबूत है, जो औरत है और बहादुर है, जो औरत है जहानत की मिसाल है, जो औरत है और उसमें हिम्मत बाकमाल है, जो औरत है बाहुनर है, जो औरत है बाअकल है, जो औरत है आगाही शऊर उसका खासा है, जो औरत है मुश्किलों से लड़ने का हौसला उसमें बेतहाशा है, जो औरत है जीती जागती इंसान है। सिर्फ औरत महज नाजुक नहीं है, ये वजूद कायनात का एक खूबसूरत रंग नहीं बल्कि किसी भी मुआशरे की तरक्की का जो किस्सा है इसमें ख़वातीन का भी हिस्सा है। सियासत, तिब, तहकीक, सहाफ़त, कानून, कारोबार, अफवाज, तालीम और आर्ट्स, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जहाँ जहाँ ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। जो उन्हें कम समझते हैं और ऐसा सोचते हैं, उन्हें सोच बदलने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है।
जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है तो खवातीन की बराबरी का हक देकर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देना होगा। रुकावटें खड़ी करने की बजाय इन रुकावटों को हटाने का हौसला पैदा करना होगा। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। ये दिन ख़वातीन के हुकूक उजागर करने के हवाले से मखसूस है। कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन को मुआशरे में उनका हक दिलवाने और उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए औरत मार्च मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के साथ साथ मर्दों ने भी शिरकत की। आज के दिन के हवाले से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ख़वातीन को ख़िराज तहसीन पेश किया और आज ही के दिन सेनेट ने एक अच्छी मिसाल कायम की। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने आज के दिन के हवाले से सेनेट के इजलास की सदारत खातून रुकन सेनेटर कृष्णा कुमारी के हवाले कर दी। कृष्णा कुमारी का ताल्लुक अक़लियत से है, खातून हैं, एक अच्छी मिसाल कायम हुई, एक मस्बत अंदाज था। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के किरदार को बढ़ाने, उन्हें आला ओहदों पर नुमाइंदगी देने से मुतालिक बात की जाती है, लेकिन उस पर उस तरीके से अमल नहीं होता। इस हवाले से हम भी पीछे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग में पाकिस्तान 141 में 148वें नंबर पर है। ख़वातीन पाकिस्तान की कुल आबादी का निस्फ है, लेकिन मुल्की मईशत में उनकी नुमाइंदगी 1/4 है। बैनुल-अक़वामी सतह पर की जाने वाली तहकीकात ये बताती हैं कि वर्क फोर्स में ज़्यादा ख़वातीन को लाने से 2025 तक आलमी मईशत में $28 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है, तकरीबन अमरीकी मईशत का दुगना। इसी तरह पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा अगर मईशत में ख़वातीन के लिए मौक़े पैदा किए जाएंगे। एक हालिया सर्वे के मुताबिक वो कंपनीज जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर्स हैं, इनमें भी सिर्फ 2% ख़वातीन सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पर हैं, 16% मिडिल मैनेजमेंट पर हैं और 36% ख़वातीन जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं। मुल्की मईशत में ख़वातीन के किरदार में इजाफा कैसे किया जा सकता है, क्या रुकावटें हाइल हैं और ख़वातीन के किरदार को बढ़ाने में क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाजिया सैयद साहिबा। शाजिया सैयद साहिबा गुज़िश्ता 28 साल से यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुकी हैं। इससे पहले यूनिलीवर श्रीलंका की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मैनेजिंग कमेटी की सरबराह भी हैं और ये इस प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रही हैं कि ख़वातीन का किरदार किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ख़ुद इस आला ओहदे तक पहुंची हैं जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बहुत शुक्रिया शाजिया सैयद साहिबा हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। दुनिया भर में ये मसला है, अगर हम देखें तो फॉर्चून 500 में जो कंपनीज़ हैं उनमें भी तकरीबन सिर्फ 25 कंपनीज़ की जो सरबराह हैं वो ख़वातीन हैं, जो कि 5% नंबर बनता है। पाकिस्तान में ये नंबर और बुरा है। आपकी जो तहकीक है, ख़ुद ओवरसीज़ चैम्बर में भी हमने वो नंबर्स आवाम के सामने रखे हैं। आप जब खुद इस ओहदे पर पहुंची हैं तो आप समझती हैं कि पहले वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ख़वातीन का आगे ना बढ़ना हो, ये इशू पहले भी थे, हाईलाइट नहीं होते थे, अब हाईलाइट होने लगे हैं। अब ये मामला ख़त्म हो सकता है, ख़वातीन की बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम कहीं, और आप खुद क्या किरदार अदा कर रही हैं इस हवाले से? जैसा कि आपने मेंशन किया, नंबर्स में सबसे बड़ा जो स्टेप होगा कि ख़वातीन जब और ख़वातीन को देखती हैं तो उनको हिम्मत मिलती है और वो आगे आती हैं कि देखें ये हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल लाइक माई सेल्फ बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जितना पॉसिबल हो सकता है इस इनिशिएटिव को स्केल अप करें और उनको बताएं कि और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको इनकरेज करें और ख़वातीन को, और वो रोल प्ले करें। लेकिन अभी नंबर छोटा है और इस नंबर की वजह यह है कि ओवरनाइट ये नंबर डबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ख़वातीन हैं वो जूनियर रैंक्स में भी हैं और उनको लेके ऊपर आने का एक पूरा प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकेगा। मगर लॉन्गर टर्म में अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हौसला अफजा बात होगी अभी। एंड आई थिंक उसको अगर हम देखें तो यस, हम अवेयरनेस है। मैं अपने कोलीग से जब बात करती हूँ, अपने पेयर से, दूसरी कंपनीज से, तो हर एक की ये विश और विल है कि ख़वातीन को वर्क प्लेस में आना चाहिए। ये जो OICCI के भी हमने नंबर शेयर किए जो कि वो ये बताते हैं कि जूनियर पोजीशन पर और फिर जो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचने में ख़वातीन की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, और टॉप मैनेजमेंट जिस पर आप पहुंची हैं खुद, वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या ख़वातीन वैसे नहीं पहुँच पाती, वजह क्या है इसकी? दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि काफ़ी सारी वजूहत हैं। आई वुड से कि एक तो ये है कि ऑब्वियसली ख़वातीन सेवरल रोल्स में होते हैं और इनको रिकग्नाइज़ करना, एक वो बच्चों को भी संभाल रही हैं, उनको अपने लिए शादी करने का, बच्चे पैदा करने का वक्त निकालना है, करियर में भी जाना है, सो मल्टीपल रोल्स में वो हैं।
और ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो स्मार्ट उनको वो टैलेंट लाना है, ख़वातीन जो उनको वर्क प्लेस पे लेकर आना है, तो उनको इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें ख़वातीन तो चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो मटर्निटी लीव पे ना जाएं, जो अभी वो शादीशुदा ना हुआ हो, फिर उनको लेट जल्दी जाने की वो नहीं होगा। सो कुछ हैं ये लोगों के दिमाग में जो ख़यालात होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि एनवायरनमेंट को ऐसा कंड्यूसिव बनाएं, प्रॉपर मटर्निटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, हरासमेंट पॉलिसीज़ हों, इक्वल पे हो। हम लोगों की यूनिलीवर की कंपनी का आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने ये फिगर आउट ये हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जब ख़वातीन नॉर्मली जब जब उनके व्हेन दे गिव बर्थ टू द सेकंड चाइल्ड, उस वक्त उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनकी लाइफ में हो जाती है, और वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो अक्सर छोड़ देती हैं ख़वातीन। पहले चाइल्ड के ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनके इन लॉज या फैमिली स्ट्रक्चर होता है, मगर सेकंड चाइल्ड पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और वो स्ट्रगल करती हैं। तो हमने अपनी पॉलिसीज़ में सेकंड चाइल्ड उस पर हमने हमने एक तरह का वेलकम प्लान बनाया कि व्हेन दे कम बैक फ्रॉम देयर मैटरनिटी लीव, तो उनको थोड़ा सा उनके लिए उनकी हेल्प की जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, डे केयर्स, एजाइल वर्किंग, कि वो घर से भी काम कर सकती हैं। बिकॉज रियली व्हाट वी आर आफ्टर, हम जिस चीज़ के पीछे हैं वो ये कि उनका जो उनका दिमाग है, चाहे वो घर से वो हमें फीडबैक दें या ऑफिस में दें, और नंबर ऑफ़ आवर्स जो ये पुराना फिनोमेना था ये अब काम नहीं करता। सो जब हम इन चीज़ों से आज़ाद कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ख़वातीन को हम इसलिए लाना चाह रहे हैं बिकॉज दे कैन ऑफर सम ग्रेट इनपुट, और जो कि बिज़नेस को बढ़ाएगी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, और ऑर्गेनाइजेशंस का सोचने का तरीका बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। और दोनों तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सोच बदलनी होगी, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को भी और फिर फैमिलीज़ को भी। आप समझती हैं कि ये जो मुख्तलिफ फैक्टर्स आप बता रही हैं, आप टॉप पोजीशन पर पहुंची हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप रूल नहीं हैं, आप एक्सेप्शन हैं। ये एक आम बात बन जाए कि ख़वातीन अगर मिडिल मैनेजमेंट तक हैं या लोअर मैनेजमेंट पर है तो टॉप तक भी वो पहुंचे हैं, उसके लिए फिर किरदार दोनों तरफ से होगा, फैमिलीज़ का भी और फिर ऑर्गेनाइजेशंस का भी, दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। और क्या वो बदल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम? सो आई थिंक जो मैं अक्सर यंग लड़कियों को काफ़ी मेंटरिंग या उनके साथ अक्सर मेरी इंटरेक्शन होता है, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि देखो ये एक ब्लैक बॉक्स है। पेरेंट्स को ये नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी कम लड़कियां वर्क प्लेस में, कि अगर मेरी बेटी काम करने जाएगी तो उसको हरासमेंट होगी या नहीं होगी, सो और लड़कियां खुद भी इन चीज़ों से डरती हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यूनिलीवर की एग्जांपल दूं, जब हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं, उसमें हम लोगों ने एक सबसे बड़ा इशू ये था कि लोग कराची आने से पेरेंट्स थे कि नहीं कराची बड़ा शहर है, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो हमने एक हॉस्टल बनाया। हमने पेरेंट्स को इनवाइट किया कि आके देखें, और जब पेरेंट्स ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर सेफ्टी भी है, यूनिलीवर ने प्रॉपर उनको ट्रांसपोर्ट दी हुई है, तो वो बड़े कंफर्टेबल हो गए। सो जब आप डीमिस्टिफाई करते जाते हैं जो उनके दिमाग में डर होते हैं, तो हम लड़कियों को ये कहते हैं कि टेक योर पेरेंट्स अलॉन्ग, टेक द फैमिली अलॉन्ग, बिकॉज जब आप काम करने आते हैं हमारे कल्चर में हम पूरी फैमिलीज़ इंगेज होती हैं, तो अगर फैमिलीज़ को आप साथ लेके चलेंगे तो वो आपकी सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। मतलब अब यूनिलीवर में होते हुए और आपकी जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो टारगेट मार्केट है वो भी ख़वातीन है, मगर ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि टारगेट मार्केट ख़वातीन नहीं है। अगर आप टॉप पोजीशन पर पहुंची हैं तो बैंक्स, सीमेंट कंपनीज, इसके अलावा बेवरेज कंपनीज, इन सब में ख़वातीन टॉप पोजीशन तक पहुँचे हैं। ये माहौल पाकिस्तान में आपको बदलता नज़र आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? कुछ आई मीन देखें, एक रियलिटी चेक ज़रूरी है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि उसके डायनामिक्स ही ऐसे होते हैं कि आपके वर्क आवर्स क्रेजी हैं। बट फिर भी हमने देखा है, आई मीन अभी हम एक लड़की से मिली थी, वो एक फ़ीमेल पायलट थी, उसका हस्बैंड भी पायलट था। सो बट दे मैनेज, क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम था। वो लोग अपनी कोऑर्डिनेट करते थे कि एक फ़्लाइट पे जा रहा है तो वो अपने स्केड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करते थे, और एक्चुअली ये सब पॉसिबल है। बिकॉज सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप को लड़कियों को ये देखना है कि ये अकेले मैं नहीं कर सकूँगी, मुझे अपनी सपोर्ट सिस्टम को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। और लकीली हमारे कल्चर में सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ओनली थिंग इज़ कि उनको साथ लेके चलना, थोड़ा सा इसमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उनको उनके साथ बैठ के उनकी सपोर्ट को के ऊपर काम करना पड़ता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आपकी ज़ाहिर है बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और जिसमें से एक बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है।
अब दुनिया भर में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये तनकीद होती है कि वो ख़वातीन को जिस तरीके से उनका मार्केटिंग मैसेज है वो ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ख़ास तरीके से अच्छा दिखना आपके लिए बड़ा अच्छा है, ख़ास रंगत आपकी हो, ख़ास तरीके से आप दिखें, अच्छे रिश्ते के लिए ख़ास तरीके से दिखना, जिसमें मसला कॉम्पिटेंस का नहीं है, मसला उनके दिखने का है। तो यूनिलीवर में होते हुए ये मार्केटिंग मैसेज जो है ये आपके लिए एक डिलेमा है जब आप ख़वातीन की बराबरी की और इस तमाम चीज़ों की भी बात कर रही हैं, और फिर दूसरी तरफ एक ऐसा मार्केटिंग मैसेज है जिसमें ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करके और एक स्टीरियोटाइप क्रिएट की जाती है, वो भी ना हो बल्कि उनकी कॉम्पिटेंस की बात हो, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं। सो हमारी तो कैंपेन्स बड़ी प्रोग्रेसिव हैं। अगर आप हमारी डव की कैंपेन्स देखें और दूसरी कैंपेन्स देखें, आई थिंक हम लोग ये बात करते हैं कि ख़वातीन जो हैं वी अंडरस्टैंड देम, हम उनको चाहते हैं कि वो इन्जॉय करें बीइंग अ वुमन, यू नो, दे लव। आपने सुना है जब अच्छा हेयर डे होता है तो दे फील गुड, वो अंदर से उनको दे फील रिलैक्स, दे फील कॉन्फिडेंट। तो वो जो चीज़ है ये चीज़ें हम समझते हैं एंड इस इंसाइट पे हम काम करते हैं कि वी वांट टू मेक देम लुक देयर बेस्ट, क्योंकि जब वो अच्छा महसूस लुक कर रही होती हैं, उनको फील होता है कि उनके बाल अच्छे हैं, यू नो, और उनकी स्किन अच्छी लग रही है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, विच इज़ अ फैक्ट। आई फील लाइक दैट। तो इस कंपनी में होते हुए जब आप इस पोजीशन पर पहुंची हैं तो आप खुद जो प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ा होगा, आपको लगता है ओवर द ईयर्स और जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें हाईलाइट होने लगी हैं, आपको कम से कम आसानी है कि जो नए लोग आ रहे हैं अगर वो लोअर मैनेजमेंट में या मीडियम मैनेजमेंट में हैं उनको वो प्रॉब्लम्स ना सामना करना पड़े? बिल्कुल। आई थिंक यू नो क्लियरली जो मेरी कॉन्वर्सेशंस अपनी फ़ीमेल कोलीग्स से होती हैं वो बड़ी और यू नो डायरेक्ट होती हैं। उनको जिस तरह से मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ कि क्या चीज़ पे सर्वाइव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक जब आप आते हैं करियर की तरफ तो ये कोई एक शॉर्ट टर्म विजन लेके नहीं आते ना। हम तो आई वांट, लड़की आएगी वो कहेगी आई वांट टू बिल्ड अ करियर, उसके अंदर फिर हमें अपनी हम एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग नहीं करना, हमें बिल्ड करना है करियर फॉर द लॉन्ग टर्म। उसके लिए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, हमें ये ख्याल रखना है कि हमारी बाकी रिलेशनशिप्स भी नर्चर करें, हमारा वर्क बैलेंस भी रहे लाइफ। ये ना हो कि हम करियर की तरफ निकल जाएं कि हमें compete करना है आदमियों से, तो हम बिल्कुल ही वी ट्राई एंड यू नो इमिटेट देम। सो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म व्यू हो। ये नहीं कि आज अपने आप को किल करना है ताकि कुछ तरक्की कर सकें। सो आई थिंक थोड़ा सा उनको काम डाउन कराना कि लिसन, आपको अपने ऊपर एतमाद रखना है, आप ज़रूर वैल्यू ऐड करेंगे एंड गो इन इट फॉर द लॉन्ग रन। बहुत शुक्रिया शाजिया सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद, खुद एक तरक्की की मिसाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब अगले साल हम ख़वातीन के आलमी दिन पर प्रोग्राम कर रहे हों तो ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साल के अंदर बिल्कुल ही सब चीज़ें बराबरी की सतह पर आ जाएं, मगर इस उम्मीद के साथ कि जब अगले साल हम ये प्रोग्राम कर रहे हों, इस दिन पर कर रहे हों, तो चीज़ों में खातिर ख्वाह तब्दीली आई हो। ख़वातीन मर्दों के लिए बराबरी की सतह पर पहुंचने में जो इंडेक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट ही आई हो। पाकिस्तान की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो बेहतर ही हुई हो, ना कि उसी जगह पर खड़ी हो जहां पर आज मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर के दिन मुलाकात होगी। दादी, अल्लाह हाफ़िज़।